जी माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके आभारी हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उसके समर्थन में खड़े होने का और बोलने का अवसर दिया है। कल से यहां पर सदन में चर्चा चल रही है और मैं इस बात से अचंभित हूं कि विपक्ष की ओर से कर्कश से सब तीर निकलते हैं, सोचते हैं समाप्त हो जाएगा, फिर दूसरा कर्कश आ जाता है। इतने तीर डाले गए हैं, इतने तीर फेंके गए हैं और सब तीर एक व्यक्ति पर, वो है श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत। मैं बड़ी प्रसन्न हूं इस बात से कि हमारे प्रधानमंत्री इन बातों से विचलित नहीं होते। वे अडिग हैं और अडिग होकर वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उनका जो संकल्प है, उनकी जो दृष्टि है, उनका जो लक्ष्य है वो स्पष्ट है। लक्ष्य है गरीबों की उन्नति, लक्ष्य है किसानों के भविष्य को बेहतर बनाना, लक्ष्य है युवाओं को रोजगार देना, लक्ष्य है महिलाओं का सुदृढ़ीकरण करना, लक्ष्य है हर गरीब को उसका हक दिलाना। और इस बात से वो विचलित नहीं होते। यहां मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं जो मैं उनके लिए कहना चाहती हूं, जो धन है गरीबों की किस्मत का वो उनको दिलाकर मानेंगे, हर मेहनत कश को राहत का हकदार बनाकर मानेंगे। कोई कितना भी कर्कश चला ले, तीर चला ले, हमारे प्रधानमंत्री जी हिलने वाले नहीं हैं। और ये जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, ये वास्तव में नरेंद्र मोदी सरकार का दस्तावेज है। यह उनकी सरकार की नीतियों का, उपलब्धियों का, चुनौतियों का और लक्ष्यों का दस्तावेज है। हमारे नेता विपक्ष ने कहा, अधीर रंजन चौधरी जी ने, कि डिसेंट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। आई डू अग्री विद यू, टोटली अग्री विद यू। पर ये कौन सी परंपरा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का आप बहिष्कार करते हैं? ये कौन सी परंपरा है कि आपको सरकार में एक भी अच्छा लक्षण नहीं नजर आता? मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि मैंने बहुत अभिभाषण पढ़े हैं, सुने हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से केवल एक जैसे लगता है कि एक भाव के सिंड्रोम में आप फंस गए हैं और उस विचार के सिंड्रोम से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। और मैं यही कहूंगी कि आप वहीं फंसे रहिए, चुनाव की राजनीति करते रहिए, हम देश के निर्माण में लगे रहेंगे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगे रहेंगे। मुझे इस बात का भी बड़ा अफसोस है। मनीष तिवारी जी कल बोल रहे थे, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, विपक्ष में बड़े विद्वान लोग हैं, पर उन्होंने कहा कि कोविड में 10 करोड़ लोग पीड़ित हुए, संक्रमित हुए, 1 करोड़ भारत के थे, क्या किया सरकार ने? फिर बोले भाई हमारा मृत्यु दर बहुत कम था, हमें भगवान ने बचा लिया। अच्छा भाई, संक्रमण हो तो सरकार ने कर दिया, बचा लिया तो भगवान ने किया। हाँ, भगवान तो सर्वोपरि हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहती हूं हम कैसे बचे। हम बचे क्योंकि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता थी, हम बचे क्योंकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने परिश्रम किया, हम बचे क्योंकि हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने, हमारे वैज्ञानिकों ने भरसक प्रयत्न किया, मेहनत की। हम बचे क्योंकि राष्ट्र एक होकर खड़ा हो गया था, इसलिए हम बचे। हम बचे क्योंकि प्रधानमंत्री में टूट विश्वास था देश का। कोई सोच सकता है 130 करोड़ 32 करोड़ जो भी हमारी संख्या है, ये लोग एक स्वर पर, एक बात पर प्रधानमंत्री के, कि भाई आज हमको अपने फ्रंटलाइन वॉरियर्स का सम्मान करना है, बत्ती गुल करो और दिया जलाओ, और पूरे देश ने स्वीकार कर लिया। ये कोई छोटी बात है क्या कि पूरे देश ने जो उसके हाथ में आया थाली घंटी बजाकर प्रधानमंत्री को यह आश्वस्त किया कि राष्ट्र आपके साथ खड़ा हुआ है। भाई पूरी दुनिया आज कह रही है, मैंने पढ़ा एक जगह, they're saying that India is the pharmacy of the world। हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गए। हमारे ब्राजील का राष्ट्रपति ट्वीट करता है कि पवन पुत्र हनुमान संजीवी लेकर, और संजीवी क्या, हमारी वैक्सीन लेकर दुनिया में घूम रहा है। 150 देशों को हमने पीपीई किट्स दी, हमने मास्क दिए, हमने इस संक्रमण से बचने के लिए उनको व्यवस्थाएं दी, दवाई दी, वैक्सीन दे रहे हैं। आपके मुख से एक शब्द उस प्रशंसा में नहीं निकला। WHO प्रशंसा कर देता है, वर्ल्ड बैंक कर देता है,
सारे देश कर देते हैं, अमेरिका कर देता है, यूरोप कर देता है, लेकिन हमारे विपक्ष को यह भी नहीं समझ में आता, भाई कहीं तो सही, कहीं तो आप लोग लीड करिए, आप करिए। देखिए, बिल्कुल आलोचना करना आपका अधिकार है, लेकिन भ्रमित करना राष्ट्र को आपका अधिकार नहीं है। आप भ्रमित करते हैं और ये बात बहुत गलत है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि जो हमारे हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ की ओर हम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। कौन सा राष्ट्र होगा जहां 10 करोड़ लोगों को एक आयुष्मान भारत के अंदर जो है वो स्वास्थ्य की सुरक्षा दी गई हो? कौन सा राष्ट्र ऐसा होगा जहां 1.5 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठा लिया हो? आप सोच सकते हैं, मैंने तो कभी नहीं सोचा था एक गरीब जिसके तन पे कपड़ा नहीं है वो एक प्राइवेट नर्सिंग होम में जाकर अपना इलाज करा सकता है। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से न जाने कितने लोगों को इसका लाभ दिलाया, आप भी दिला रहे हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते। भाई स्वीकार करिए कि यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम की ओर, पॉलिसी की ओर हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस की बात आई, हमारी एक बहन ने बोला, हमारी एक सदस्य ने, वह बात मानती हूं। आपको 65 साल लग गए इस देश में 387 मेडिकल कॉलेज बनाने में, और धन्य हो मोदी जी की सरकार, हमारी सरकार 175 मेडिकल कॉलेज 6 साल में बनाकर खड़े कर दिए। आप सोचो संख्या क्या पहुंचा दी, 562 की संख्या पहुंचा दी। हम तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आदरणीय यहाँ पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं अखिलेश जी। 65 साल में उत्तर प्रदेश में कुल 12 मेडिकल कॉलेज थे, आप भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज 4 साल के अंदर 32 नए मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बनाए। 32 मेडिकल कॉलेज, और 6 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस को सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स, हॉस्पिटल बना दिया गया है। इसलिए हाँ, मैं भेज दूंगी, एकदम भेज। अरे अखिलेश जी से हमारी बात होती रहती है, भेज देंगे इनको, आप चिंता मत करिए। अब आगे आइए, जन औषधि केंद्र, खर्च इलाज का कितना न्यूनतम हो गया, कम हो गया। हार्ट एलिमेंट हो, किडनी हो, लिवर हो, बड़े से बड़े बीमारियों में जहां लाखों लगते थे हजारों में इलाज हो रहा है। और मैं तो इतनी प्रसन्न हूं महिलाओं के संदर्भ में कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपए पे सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है महिलाओं को। कोई सोच नहीं सकता था कि इस प्रकार की व्यवस्था इस राष्ट्र में हो सकती है। नहीं, ये आपसे ये भी तथ्य है जिसको हम नहीं नकार सकते। मिशन इंद्रधनुष, टीकाकरण, वही जेई जो हमारे गोरखपुर में और पूर्वांचल में 600 से ज्यादा मौतें हर साल हो जाती थी, जिसके कारण मृत्यु हो जाती थी, आज वो घटकर 6 पे आ गया है मृत्यु दर। इतना अच्छा प्रबंधन हुआ है। और कैसे हुआ? 112 जिलों को आकांक्षी जिले घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में भी आकांक्षी जिले जिक्र किया था जगदम्बिका पाल जी ने। उन आकांक्षी जिलों में चाहे स्वच्छ पेयजल हो, हमारा जो सफाई का अभियान हो, शौचालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, आईसीयू हो, CIUC हो, बच्चों के लिए आईसीयू हो, ये सब बनाया गया। और मुझे बहुत कहने में गर्व होता है कि आकांक्षी जिलों को जिस तरह से बनाकर गुर्बत को और बीमारी को दूर किया जा रहा है, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। अब NMR को आ जाइए, टीकाकरण का लाभ देख रहे हैं, मातृ सुरक्षा योजना का, मातृ सुरक्षा योजना का देखिए, और जो जिस प्रकार का प्रबंधन कर गया गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त में उत्तर प्रदेश में और जगहों पे भी हो रहा होगा। उन लोगों का अल्ट्रासाउंड होता है, राष्ट्रीय स्तर पर गर्भवती महिलाओं का हर महीने फ्री जांच होती है 9 तारीख को। और इसी का असर है कि भारतवर्ष में जो हमारे NMR है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी मातृ मृत्यु दर, वह 2 साल में 2016 से 2018 के बीच बोल रही हूं, बात का आंकड़ा मुझको नहीं मिल पाया, 2 साल में वह मृत्यु दर 130 से घटकर 113 हो गया। मैडम 113, सोच सकते 2 साल की उपलब्धि। तो हो रहा है प्रयास। अब 65 साल की जो कह सकते काई है, आप कहें 6 साल में निकाल दो, तो हाँ निकल रही है, तेजी से निकल रही है। हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। किसानों के संदर्भ में लगातार चर्चा है। अभी आदरणीय पंडित जी ने भी चर्चा की। मैं पहले तो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी की एक बात आपके सामने रखूंगी।
मैंने पढ़ा था उनका एक वक्तव्य, उनका एक लेख, जिसमें उन्होंने 1907 में सब जिम्मेदारों से एक अपील की थी। उन्होंने कहा था, जिसका मंतव्य यह है कि यदि जमींदारों से उन्होंने अपील करते हुए कहा, यदि वे गरीब किसानों को अपने चंगुल से मुक्त कर स्वतंत्र एवं सशक्त नहीं होने देंगे तो उनके पक्ष में चाहे कितने भी कानून बना लीजिए, कितने भी अच्छी सरकार हो, उनको आप बचा नहीं सकते। अब मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष से कि आप खुद कहते थे कि किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिल रहा, आप अभी भी कह रहे हैं किसान गुर्बत में है, हालत खराब है। आप अभी भी कहते हैं कि मंडियां ठीक नहीं, आदरणीय अखिलेश जी ने कहा उनको दाम नहीं मिल रहा है। मैं आपसे कहना चाहती हूं और पूछना चाहती हूं, अगर ऐसी स्थिति में एक राष्ट्र एक बाजार हमारे प्रधानमंत्री ने कहा तो क्या गलत किया? अगर ऐसी परिस्थिति में अगर एपीएमसी के साथ साथ उन्होंने एक वैकल्पिक व्यवस्था राष्ट्र को देने की कोशिश की तो क्या गलत किया? मैं आपको स्मरण दिलाऊं, कोविड के दौरान मैंने एक बयान पढ़ा बहुत बड़ा, वाईएसआर कांग्रेस के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आंध्र के, उन्होंने कहा कि इस नीति के कारण, ओपन बाजार के कारण हमारे प्रदेश का जो टमाटर सल गड़ जाता था वह अब दिल्ली के गाजीपुर मंडी में जा रहा है और हमारे किसानों को करोड़ों का लाभ हुआ है, सैकड़ों करोड़ों का लाभ हुआ है। और अभी चर्चा के दौरान हमारे महाराष्ट्र से जो हमारी सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारे महाराष्ट्र की सब्जियों को बहुत बेहतर दाम मिल रहे हैं खुला बाजार होने से। भाई, तो खुला बाजार तो अच्छा है, आप क्यों बांध के रखना चाहते हैं किसानों को एक व्यवस्था से? उनको खोल दीजिए, जाने दीजिए, जहां बेचना चाहते हैं बेचने की उनको अनुमति दें। पन्नी जी को दुख हो रहा था, होना भी चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि जितना भी धान और गेहूं खरीदा जाता है वही सबसे ज्यादा खरीद होती है सरकारी, और 80% तो पंजाब और बिहार और हरियाणा से होती है। बाकी देश में कौन सुखसुखाहट है? राजनीतिक दल चला रहे हैं अन्य प्रदेशों में किसानों का आंदोलन, किसान नहीं चला रहा है, मेरे क्षेत्र में भी नहीं चला रहा है। तो मैं ये आपसे कहूं, किस चीज की हमको नाराजगी है? हमको नाराजगी कि हम स्वामीनाथन की कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर रहे हैं। हमसे क्या ये नाराजगी है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में, कॉन्ट्रैक्ट खेती में हमने जो सुविधाएं दी हैं वो अन्य निजी पंजाब की मैं पूछना चाहती हूँ। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उसमें क्या प्रावधान है? उसमें प्रावधान है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ तो 3 साल की सजा किसान को हो सकती है। उसमें प्रावधान है कि 5 लाख की पेनाल्टी भी लग सकती है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या प्रावधान किया है कि कुछ भी हो जाए किसान को 1 पैसे की पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी। हाँ, जो आपका करार जिस तरह का होगा, जिस दाम पर होगा करार, अगर आप उससे निकलना चाहेंगे तो आप कभी भी निकल सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर चाहेगा तो निकल नहीं सकता। नहीं मैम, सब तो इतना बोले, हम तो अभी 10 मिनट बोले हैं, तो जब 5-7 मिनट और दे दीजिए, हम समाप्त कर दें। नहीं, कोई बात नहीं, 5 मिनट और दे दीजिए। सबको आपने 30-40 मिनट दिए, बस 5 मिनट दे। नहीं, मैं बहुत आदमी बोलने वाला है, बहुत। अब मैं थोड़ा महिलाओं के संदर्भ में बोल दूं और बंद कर दूंगी। मुझे खुशी है कि महिलाओं के संदर्भ में यहाँ चर्चा हुई, और आज आपको भी धन्यवाद दूंगी कि बहुत सारी महिलाओं को बोलने का अवसर मिला है। अब जब मैं बात करूं महिलाओं की, तो महिलाओं के सशक्तिकरण का में बहुत ज्यादा मैं समझती हूँ सार्थक परिणाम सरकार के कदम के आए हैं। इन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, और इसी के साथ साथ जोड़ लीजिए जो हमारा आयुष्मान, जो हमारे अन्य योजनाएं, चाहे वो आपको किराए देने का हो, आपको ऋण देने का हो, तो मैं अभी विपक्ष से एक बात पूछना चाहती हूँ। आदरणीय अब्दुल्ला साहब ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक बात बहुत कही कि भाई हमारी एक संयुक्त संस्कृति है भारत की, हम मानते हैं, लेकिन मुझे एक उदाहरण दे दीजिए जब विकास के मार्ग में कोई सांप्रदायिक या जातीय या आपके वर्गीय भेद किया गया हो। सब गरीबों को मिल रहा है, और जब मिलता वजीफा 3.5 करोड़ 20 लाख लोगों को, तो वो लोग हैं, उसमें SC हैं, SC हैं, माइनॉरिटी हैं, सब आते हैं। जब लोन लेने की बात आती है मुद्रा से, और 75% लोन महिलाओं को मिलता है, उसमें भी हर तरह के लोग हैं। जब हमारा आयुष्मान भारत होता है
जब उज्ज्वला योजना होती है, इसका लाभ किसको मिलता है? जो गरीब है उनको मिलता है। और उसमें क्या हमारे मुसलमान भाई बहन नहीं है? क्या उसमें हमारे सिख नहीं है या जैन नहीं है? सभी माइनॉरिटी है। ये बहुत हो गया। अरे नहीं हुआ अभी। अच्छा 2 मिनट बस, एक मिनट और दे दीजिए, 1 मिनट। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आजीविका मिशन आखिरी आने दीजिए, कुछ तथ्य सामने आने दीजिए। मैडम अभी आया नहीं, जो बिंदु नहीं आया है उसको एक मिनट। दीनदयाल उपाध्याय, हाँ बहुत धन्यवाद। दीनदयाल उपाध्याय आजीविका मिशन, एक उदाहरण दूंगी बस, बहुत आंकड़ों का शौक है सबको। आजीविका मिशन में आइए, महिलाओं की आर्थिक स्थिति कैसे बदल रही है। देखिए, स्वयं सहायता समूह का आप जरा आंकड़ा बस देख लीजिए, इसके बाद मैं बंद करती हूँ। 2014 में देश में 20 लाख समूह थे और 2 करोड़ महिलाएं उससे जुड़ी हुई थी। और 2014 में 20 लाख समूह थे और 2 करोड़ महिलाएं जुड़ी थी। और 2020 में आज अगर आप देखें तो 2 करोड़ हमारे 60 लाख हमारे समूह हैं और उसमें 7 करोड़ 50 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। बस उत्तर प्रदेश, अरे आप सबको रमा जी, महिलाओं पे थोड़ा ज्यादा समय दीजिए। आप 15 मिनट से ज्यादा। अच्छा उत्तर प्रदेश का सुन लीजिए, बस उत्तर प्रदेश का सुन लीजिए। 2014 में 3800 समूह थे और आज 3,50,000 समूह हैं। और उसमें कितनी महिलाएं जुड़ी हैं? 38 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मेरे अपने क्षेत्र में एक विधानसभा है कोरांव, बहुत आदिवासी गरीब इलाका है दलितों का। मैं आपको बताऊं आदरणीय अध्यक्ष जी, एक भी समूह नहीं था और 4 साल में 1700 समूह बन चुके हैं एक विधानसभा में। बहुत अच्छा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बस अंत में बस एक शेर तो सुन लीजिए, थोड़ा बहुत गंभीर बात हो। राहे जुनून शौक में बढ़ने तो दे कोई, राहे जुनून शौक में बढ़ने तो दे कोई, मंजिल जगह जगह ना बना दूं तो बात किया। ये हैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। बहुत अच्छा, चलिए।